नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। महाराष्ट्र में चुनावी सुगबुगाहट के बीच दिग्गजों के साथ हमने की चर्चा। क्या है महाराष्ट्र में जनता का मूड? देवेंद्र फडणवीस के सामने क्या हैं चुनौतियां? मोदी सरकार 2.0 की पहली परीक्षा पर हमारी खास पेशकश देखिए। इंडिया न्यूज पर आमची मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। महाराष्ट्र विधानसभा न्यूज पर आमची मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चुनावी ऊंट किस करवट बैठने वाला है। हम महाराष्ट्र के मन में क्या है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार या बहने वाली है बदलाव की बयार। चुनाव जो लड़े जाएंगे वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुंबई में हम आए क्योंकि मुंबई के जरिए देश को महाराष्ट्र के मिजाज के बारे में हम आपको बता पाए। नवाब मलिक जी हमारे साथ हैं एनसीपी से, संजय निरुपम जी हैं कांग्रेस पार्टी से, राम कदम जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रीति शर्मा मेनन जी हैं आम आदमी पार्टी से और साथ ही प्रीति सोमपुरा हैं हमारी रेजिडेंट एडिटर। सवालों के सिलसिले की मैं शुरुआत करूंगा सीधे राम कदम जी आपसे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी आप हैं। महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार या मोदी सरकार? महाराष्ट्र में इस वर्ष निश्चित तौर पर फडणवीस सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी और मैं जिम्मेदारी के साथ और स्पष्टता के साथ कहूंगा कि 288 में से लगभग 240 के ऊपर सीटें हम जीतेंगे और भारी बहुमत लेकर के पुनः एक बार सरकार स्थापित। सर, मेरा सवाल था फडणवीस सरकार या मोदी सरकार? प्रश्न ऐसा है, फडणवीस सरकार मोदी सरकार एक ही है, भाजपा की सरकार बनेगी। चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर या क्षेत्रीय मुद्दों पर? देखो, चुनाव कुछ विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ये नहीं आप तय करेंगे? विकास का मुद्दा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों विकास के मुद्दे हैं। एनसीपी और कांग्रेस ने फाइनल कर दिया अपने गठबंधन की तस्वीर। आप अभी तक अपने गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं कर पाए हैं। संजय निरुपम जी, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर या क्षेत्रीय मुद्दों पर? मैं अभी राम कदम जी को सुन रहा था, ये गजब का कॉन्फिडेंस है। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी ढोल नगाड़े बजे भी नहीं हैं, 240 सीटें जीत रहे हैं। याद करिए लोकसभा चुनाव के प्रचार का समय, प्रचार से काफी पहले चुनाव हुए थे मार्च अप्रैल में, मई में, नवंबर में ही पीयूष गोयल एक प्रोग्राम में बोले कि हम 303 सीटें जीतेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, 240। ये चुनाव प्रचार नहीं है। तो सर, हर पार्टी अपना प्रेडिक्शन करती है ना, ये प्रेडिक्शन, हर पार्टी अपना प्रेडिक्शन करती है कि वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। अब बीजेपी वालों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको भी उतना ही समय दूंगा। ये ईवीएम की सेटिंग के अलावा और कुछ नहीं है। सर, अभी तो चुनावों का भी ऐलान नहीं, ये तो चुनावों का भी ऐलान नहीं हुआ और आपने अभी से ईवीएम का बहाना शुरू कर दिया। मैं बहाना नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल उस तरीके से प्लान करते कि ये फिर मान रहे हैं कि आप फिर मान रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी चुनाव आ रही है। इसलिए बोला बीजेपी वालों की तरह रिएक्ट मत करो। सुनो, फिर ये चुनाव से पहले ही ये सीटें प्लान करते हैं। ईवीएम का सवाल बार बार उठाते हैं। सीट जीतेंगे। बीजेपी वाले ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, यूथ पे काम करते हैं, इसके लिए सर ईवीएम का बार बार सवाल उठाना बंद करिए। मान्यवर, जरा मेरा हो जाने दीजिए, आप बहुत बड़े आदमी, आप लोग हो जाने दीजिए। चुनाव, मैं वही बोला, अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, कैंडिडेट का पता नहीं है, कौन सेना से, कौन कांग्रेस से, कौन बीजेपी से, कौन एनसीपी से, और 240 में जीत रहा हूं। बिल्कुल लोकसभा में वही बोलते थे 300 सीट से ज्यादा आएगा, और वही हुआ। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन, इतना एक्यूरेट रिसर्च दुनिया की कोई एजेंसी नहीं कर सकती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो इजरायल टेक्नोलॉजी कांग्रेस के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये दावा कर सके कि कितनी सीट जीतने वाली है। और भाई, जिसके पास ईवीएम का पूरा मैनेजमेंट है उसके पास कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे पास होगा। ठीक है, एक टिप्पणी राम कदम जी, फिर मैं आगे चलता हूं और जनता के पास चलूंगा कि आपके दावे में कितना दम है, जनता सच बताएगी। एक टिप्पणी चाहिए। ठीक है, अब अच्छा, एक मिनट, ईवीएम बोल दिया, ठीक है। अब आगे बताता हूं। मैं इसलिए सब बोल रहा हूं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे ना तो इनके हाल बहुत खराब है। संजय निरुपम जी वरिष्ठ नेता है और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जवाब में यह स्वीकार कर लिया कि भाजपा की महाराष्ट्र में 240 सीटें निश्चित तौर पे आ रही हैं। अब उनके जवाब की दूसरी जो कड़ी थी, जवाब की एक मिनट नारेबाजी नहीं, मैं जनता की ओपिनियन लेता हूं। आपको लगता है कि ईवीएम को इसकी भी गवर्नमेंट की 10 साल ईवीएम इनके पास भी था, तो क्या उनके टाइम पे वो लोगों ने सेटिंग की थी क्या? पब्लिक ने। ठीक है, ईवीएम में सेटिंग होती है, आप लोग ईवीएम में सेटिंग होती है।
हो सकती है। ऐसा है, ठीक है, ऐसा ठीक है। है, जब मैं ऐसा है जब बीजेपी ये बहाना भी पूरा नहीं हो हुआ था, तब से वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी गा रही है। सर संजय निरुपम जी वंदे मातरम हो रहा है, मुद्दे पे बात हो रही है तो मुद्दे पे पार्टी का मंच नहीं है, मेरा का जिंदाबाद। ठीक है, पार्टी का मंच नहीं है, ठीक है, पार्टी का मंच नहीं है, ठीक है। एक मिनट में आता हूँ। आप पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। तब से वंदे मातरम हम गा रहे हैं भाई। मेरा लड़ाई है। आप वंदे मातरम पर एतराज नहीं होना चाहिए। कोई एतराज नहीं है। नहीं, मुझे मुद्दे पे बात करिए, मेरा कहना सिर्फ तो सर मुद्दे पर बात करते ना, ईवीएम का आपने बहाना पहले से तय कर लिया। लोग कह रहे थे, उसको कांग्रेस के नेता अक्सर कह रहे थे ये करेंगे कांग्रेस के लोग ठीक राजनीति। है सर, तो फिर तो जो चुनाव आयोग ने हैकाथन किया था, वहां पर जाकर आपको साबित करना चाहिए था कि ईवीएम हैक हो सकती है। अब इससे जवाब बहुत बार दिया जा चुका, छोड़ दो, एक ठीक है। पुराना हिसाब। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनका आकलन है, वो कहते होंगे। हम लोग गठबंधन करके, महागठबंधन करके चुनाव में जा रहे हैं। जिस तरह से हालात देश में है, खास करके आर्थिक मंदी को लेके, जिस तरह से महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य है, गाड़ी बनाने वाली सारी कंपनियां यहाँ हैं, सारे कारखाने ठप हैं, 4-4 दिन का शटडाउन चल रहा है, एंसिलरी यूनिट सारी बंद है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, आर्थिक मंदी का संकट है, किसानों का संकट है। तो ये सारे मुद्दे हैं। लोकसभा में जीते होंगे चुनाव, लेकिन जमीनी हकीकत और है। हमें लगता है कि हमें 38% वोट मिला था गठबंधन को, 50% के करीब बीजेपी शिवसेना को वोट मिला था, 12% वोटों का बंटवारा हुआ, 40% मतदाता बाहर नहीं निकला। तो हम जिस तरह से हालात है, वोट का बंटवारा ना हो, नए वोटर को बाहर निकाले, तो हमें लगता है कि जो एक चित्र बनाया जा रहा है कि एक तरफा चुनाव होगा, कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव जिसका आपने जिक्र किया, उसमें भाजपा और शिवसेना को ज्यादा सीटें मिली हैं, वही लोग महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव डालेंगे, तो वो क्या भाजपा और शिवसेना को वोट नहीं देंगे? देखिए, महाराष्ट्र में कुछ नए दल बने थे, नाम बदल के बनाए गए। उन्होंने जिस तरह से वोट का बंटवारा किया, उससे कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। मतदाताओं को अब समझ में आ गया कि वोट का बंटवारा होने के कारण बीजेपी शिवसेना जीती है। तो हमें उम्मीद है कि वोटों का बंटवारा उस तरह से नहीं होगा, नतीजे विपरीत होंगे, ये आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये उम्मीदें वैसे 2019 चुनाव से पहले भी थी। प्रीति शर्मा जी बताइए, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में कहां खड़ी है? आम आदमी पार्टी के बारे में बात करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि देश आज एक बहुत खौफनाक किस्म की राजनीति के दौर से गुजर रहा है। उसकी ही एक झलक हमने यहाँ पे देखी। या तो नेता अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या नेता ही कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। इसको हम सारी देश की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या ऐसी राजनीति हमें चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में बड़ा करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी अभी महाराष्ट्र में अपना पहला कदम रख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं जिनसे जनता बहुत परेशान है। किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र से ज्यादा किसी और ने झेला नहीं है। इतनी सारी सुइसाइड जहां पे हुई हैं, जो हम झेल रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में स्पेशली, जहां पे आरे का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, पानी, घर, हवा, सबका मुद्दा है। तो महाराष्ट्र में चुनाव मुझे लगता है मुद्दों पे लड़ा जाएगा। 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली, बिहार, 2019 में भी ऐतिहासिक ही जीत है। मैं वही बोल रही हूँ, उसके बाद दिल्ली, बिहार में वो जीत उनको नहीं मिली। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव की जो जीत हो वही एक असेंबली इलेक्शन में रिपीट हो। वो हर स्टेट पे डिपेंड करता है, हर स्टेट के मुद्दों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मुंबई की जनता, एक भी जन यहाँ पे नहीं होगा जिसका घर का रास्ता ठीक है। कोई एक जन नहीं बोल सकता कि मैं अपनी बाइक चला के जाता हूं तो मुझे डर नहीं लगता है कि मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा। कोई एक जन यहाँ बोल नहीं सकता है कि मैं लोकल ट्रेन में जाता हूं जहां पे हर दिन लोकल ट्रेन में 9 जन मरते हैं। हर दिन, एक भी 365 दिनों में हर दिन 9 जन मरते हैं, चाहे कांग्रेस की सत्ता थी या बीजेपी की सत्ता थी। ये हमारा मुद्दा है। इस पे वोट दो, नारों पे मत वोट दो, शक्लों पे मत वोट दो। आप इस पे वोट देना कि हमारे घर की सड़क कैसी है, हमारे बच्चे घर कब पहुंचेंगे, उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सेहत कैसे मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा माहौल है कि पानी भर गया, पूरी मुंबई ठप होती रही। डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुंबई में 25 साल शिवसेना भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। इस तरह से जब मुंबई को डूबने से ये नहीं बचा पा रहे, लगातार प्रीति बहन ने सड़कों का जिक्र किया, स्कूल की हालत देख लीजिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए आम नागरिक को, आज वो कोई भी किसी को मिल नहीं पा रहा है। परेशानियां हैं, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यक्रम है,
आप विज्ञापन करो, जिसे उस कार्यक्रम का लाभ नहीं है उन्हें भ्रमित करो कि देखो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। आज मुंबई शहर में राशन की दुकानों पे बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया है। जो वहां पे राशन का दुकानदार है, नीचे रखे हुए कितना किलो कट हो रहा है उसे पता नहीं। गरीब आदमी को 10 किलो नाप के दे रहा है, 25 किलो उसके नाम पे काटा जा रहा है। सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दुकानें हैं, लूट रहे हैं राशन को लेकर। कौन सी एक जगह नहीं है जहाँ लूट नहीं मची हुई है? मुद्दे बहुत सारे मुंबई शहर में है। चाहे मुंबई के विकास का सवाल है, विकास का मतलब मानवीय जीवन में बदलाव है। ठेका निकाल देकर उसमें 25% कमीशन खा लेना विकास नहीं है। सेना के नेता स्वयं बोल रहे हैं, जो मेट्रो का काम चल रहा है, जो अधिकारी है वो नहीं, आप देखिए, सुनिए भैया, आरोप लगाना अलग बात है। शिवसेना जो साझेदार है, आदित्य ठाकरे कह रहा है कि अश्विनी भिड़े को हटा दो, ये चोर है, ये पैसे खा रही है, कमीशन खा रही है मेट्रो के काम में। अब उनके सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कमीशनबाजी हो रही है, तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इसको एक टॉप में कर लो, फिर मैं आता हूं संजय जी आपके पास। मैं इस सवाल को बाद में लेना चाहता था। आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा दिया। अजित पवार को लेकर कोर्ट को यह मजबूरी में कहना पड़ा कि मामले बहुत हद तक क्लियर है, केस दर्ज करिए, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद 5 दिन बाद जाकर केस दर्ज हुआ। समझ लीजिए कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ये अजित पवार की बैंक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव से जो लोग चुनकर आते हैं उस पर वे डायरेक्टर बनते हैं। उसमें अजीत पवार एक डायरेक्टर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी डायरेक्टर हैं, शिवसेना के भी डायरेक्टर हैं। मतलब उनका गुना आपका गुना नहीं ना। आप बात पूरी होने दो। अगर आपने कोई बात छेड़ी है तो जवाब पूरा होना चाहिए। सभी पार्टियों के लोग हैं, डायरेक्शन दिया है 156 में कि आप रजिस्टर एंड इंक्वायर। जिस एजेंसी को डायरेक्शन दिया गया है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को, 3 बार उस एजेंसी ने जांच कर ली। अगर कोऑपरेटिव बैंक ने किसी कोऑपरेटिव फैक्ट्री को लोन दिया है तो कोऑपरेटिव फैक्ट्री को नहीं देंगे तो क्या अदानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे कि नीरव मोदी को दे देंगे? ठीक है, एक सवाल भुजबल भी तो जेल में गए ना। कौन? छगन भुजबल भी तो जेल में गए ही ना। जेल में तो बहुत लोग गए हैं, कोई किसी पर आरोप सिद्ध हुआ है क्या? नवाब मलिक जी, जरा एक मिनट बाद जरा 2007 में मेरे भाई जवाब हो जाए। आप मैंने सुने ना 2007 में, पहले जवाब मेरा पूरा होने दीजिए। 1 मिनट में आऊंगा आपके पास, तो आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। कि जिस 2G को लेके 70,000 करोड़ का ढोल पीटा गया, 1,76,000 करोड़ का कोई कन्विक्शन हुआ है? अगर हमें लगता है, इनके तो 16 मंत्रियों पे हमने आरोप लगाए, एक मंत्री को तो कहीं ना कहीं रिजाइन इन्होंने कराया। हमने जो मुद्दे उठाए उसका जवाब आज जरा इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। भ्रष्टाचार, यस, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम्हारा भ्रष्टाचार खराब है, मेरा भ्रष्टाचार अच्छा है। फडणवीस जी के मंत्रिमंडल में लगभग 16, 17, 18 ऐसे मंत्री हैं जिन पे आए दिन भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। खड़से जी के ऊपर आरोप लगा, रिजाइन करा दिया गया। प्रकाश मेहता जहां से आते हैं, वो एक बिल्डर को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया, लोकायुक्त ने इंडाइट किया, हटा दिया गया। उनको अजित पवार को गिरफ्तार करना, किसी भी पवार ने गलत किया गिरफ्तार करो। इन दोनों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? एक कोई डिग्री घोटाला लेकर बैठा है, एक कोई जमीन हड़प के बैठा हुआ है, एक डिफॉल्टर बैठा हुआ है, एक चिक्की घोटाला हुआ है। तो सर आपकी निरुपम जी, आपकी पार्टी में घोटाले वाले नहीं है? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, दो बड़े नेता कस्टडी में हैं। मैंने सुना सरकार इनकी है। नहीं, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक पकड़ के दिखाए ना। एक मिनट, झूठ बोल के कब तक हमारे लोगों के, मैं यही तो बोल रहा हूं, हमारा भ्रष्टाचार, हमारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बड़ा मुद्दा है, अरेस्ट करो, बिल्कुल करो साहब। तुम्हारे यहाँ जो लोग भ्रष्टाचार को, उनको क्लीन चिट क्यों दे, उनको छुपा क्यों रहा? राम कदम जी, एक सवाल 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, तब भी अजीत पवार का मसला उठाता, तब आप लोगों ने कोई केस दर्ज नहीं किया। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप केस दर्ज करिए। यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, पर सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर कि जो निरुपम साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, शोले पिक्चर देखा होगा आपने। शोले में बीच में आसरानी था और वो सारी फौज को कह रहा था, आधे मेरे राइट हैंड में आओ, आधे मेरे लेफ्ट हैंड में जाओ। कांग्रेस और एनसीपी की हालत हुई है कि आधे भाजपा में चले गए, आधे बीजेपी में चले गए। आपने बुला लिया, सुनो,
राम कदम जी, आपने अपनी पार्टी में बुला लिया, मेगा भर्ती को लेकर खुद तंज कैसा जा रहा है? आ रहा हूँ नवाब जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कतई ठीक बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मुझे टोके नहीं बीच में। मेरा पूरा उत्तर नहीं हुआ पे सवाल उठाया। नवाब भाई, मेरा पूरा उत्तर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, नवाब भाई, आदित्य ठाकरे का आरोप है। नवाब भाई, मेरा पूरा उत्तर नहीं हुआ। गलत है या सही है, जवाब दीजिए। नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब, मेरा उत्तर तो पूरा होना फसल बीमा भाई, मेरा शिवसेना ने आरोप लगाया कि इससे किसानों को लाभ नहीं हो रहा है, बीमा कंपनियों को लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री भी बताते हैं कि किसानों को लाभ। सरकार में बैठी दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार का कैसे समर्थन कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है, और रोज अखबारों में आ रहा है। हाल फिलहाल में मुद्दे तो उठे हैं, जो सबने सवाल पूछे, मैं चाहूंगा उसका एक क्लोजिंग जवाब आपका, और साथ ही खास तौर पर जो बीजेपी शिवसेना आप पर लगातार आरोप लगा रही है, एनसीपी पर आरोप लगा रही है कि अजित पवार को लेकर निशाना साधा जा रहा है, जो पहले जिस पर चर्चा हो चुकी है भ्रष्टाचार पर, और ये भी कि शायद मैं शायद फिर उस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं करना चाहूंगा जो शरद पवार ने पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दिया। तमाम ये आरोप, तो आपको लगता है कि असल मुद्दों से चुनाव भटकेगा? देश के मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया विपक्ष से लड़ रहा है कि सत्ताधारी पार्टी से, ये मीडिया को बताना पड़ेगा। सर, इस सवाल तो मैंने उनसे भी किया ना। जरा सुनिए ना आप, अगर आप मुझे बोलने देंगे, जिस तरह से आपने ये तमाशा खड़ा किया था, जो गंभीर सवाल विद्यार्थी पूछ रहे थे बेरोजगारी का, हरियाली का, साफ सफाई का, एजुकेशन का, उसको पूरे शो में प्राथमिकता नहीं दी गई। मैं आज भी विनती करता हूं मीडिया के लोगों को कि विपक्ष से लड़ना बंद करिए, सत्ताधारियों से सवाल पूछिए ताकि जनता के हित में देश में कुछ काम हो पाए। सबसे बड़ी पुरानी पार्टी संजय जी प्रवक्ता तक पार्टी छोड़कर चले गए, लोग कैसे भरोसा करें? देखिए, आपने अपने पूरे डिबेट की शुरुआत में एक सवाल सबके सामने रखा था कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं, हम नहीं, आप स्वयं राष्ट्रीय मुद्दों को महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा के दरमियान उठा के ला रहे हैं। मैं इसलिए उठाया, मैंने इसलिए, अब आपने आरोप लगाया तो जवाब तो ले लीजिए ना सर। मुझ पर आपने, ठीक है, प्रीति नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, चिंता मत करो, चिंता मुझे यही रहूंगा मैं। अब मुद्दा ये है कि हम जो बात, जैसे अयोध्या आते हैं, हम अयोध्या के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चुनाव का टाइम है, तो बुनियादी प्रश्न जो उन बच्चों ने सवाल उठाया है, उन बच्चों के सवालों पर चर्चा कब होगी? हरियाली पे चर्चा कब होगी? साफ सुथरे मुंबई पे चर्चा कब होगी? सड़क के खड्डे पे चर्चा कब होगी? गटर पे चर्चा कब होगी? मेट्रो सिर्फ भूमि पूजन हुआ, पूरे शहरों के शहर की सड़कों को खोद दिया गया, इस पे चर्चा कब होगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है। उसके बाद राम कदम जी, स्ट्रैटेजी भाजपा की यही है कि राष्ट्रीय मुद्दों को इस तरीके से बीच में ला दिया जाए कि कोई सवाल पूछे तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाए, देशभक्ति को आगे कर दिया जाए, यही एजेंडा है। 2019 चुनाव में यही एजेंडा था, महाराष्ट्र चुनाव में यही एजेंडा। वो रुके हैं सर, आप अपनी बात कहिए। आपकी घर वापसी कब होगी? मैं आपको उत्तर दे दूं कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, ये आत्मविश्वास हार चुका है, और लड़ाई लड़ने के पहले ही ये हारे हुए सारे खिलाड़ी हैं। इनको न कैंडिडेट मिल रहे हैं, न चुनाव के लिए मुद्दे मिल रहे हैं। हुआ ऐसा है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में 20 घंटे काम करने वाले ईमानदार छवि मिलती है। तो सर फिर सिर्फ काम की बातचीत होती ना सर, फिर इतने सारे मुद्दे 370, 35 से पाकिस्तान, इन सब की चर्चा क्यों? देखो, ऐसा है कि जब देश हित की बात आती है तो हमारे लिए सबसे प्रथम क्रमांक पर है देश हित। ठीक है, तो देश हित के मुद्दे को आते तो चुनाव के लिए मुद्दे नहीं है। मैं पुनः एक बार कहता हूं, चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर पार्टी के आगे जाकर के उठ करके जब देश हित की बात आती है तो प्रधान क्रम। ठीक है, प्रीति जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो यहाँ पे युवा बैठे हैं उनको साफ जाहिर है कि नेता उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। वोटर्स को एहसास होना चाहिए कि आप ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपको लगता है कि आपके मुद्दों पे काम करे, आपके घर, आपकी गली, आपके स्कूल, आपके अस्पताल पे काम करे। और ये हो सकता है, दिल्ली सरकार की नीयत साफ थी, इसलिए आज दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रही है, वहां पे हर काम हो रहा है वहां पे जो बाकी देश में नहीं हो रहा। और ये हमारे
मुंबई में भी हो सकता है। इसलिए इंसान कौन खड़ा हो रहा है, वो काम कितना करेगा, वो देखें। नारों पे और चेहरों पे वोट ना दें। जनता जागरूक है और इनको जवाब देगी। ठीक है प्रीति, मैं चाहूंगा क्लोजिंग आप करें। क्या एनालिसिस आप देखती हैं महाराष्ट्र चुनाव में? देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की चुनाव की तो काफी कांटे की टक्कर नहीं है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। अच्छा। क्योंकि जो है बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ के जो है सेना बीजेपी में जा रही है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है काफी अहम होगा अगर शिवसेना बीजेपी साथ में चुनाव नहीं लड़ती है तो। क्योंकि जो लड़ाई होगी वो ये होगी कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या शिवसेना का। चलिए, तो ये दिलचस्प होगा देखना, और आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे बयान आएंगे, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। चुनावी रण महाराष्ट्र का बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और लगातार हर बड़ी अपडेट, हर बड़ी खबर, बड़ी कवरेज के साथ इंडिया न्यूज पर पूरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुंबई से अभी के लिए